नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर M.K. श्रीवास्तव जी। प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज एजुकेशन बीट्स के मंच पर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, हमारा आपसे पहला प्रश्न ये है कि आपके पास शिक्षण का काफी लंबा अनुभव है। क्या आपको पहले और आज के स्टूडेंट्स में कोई खास बदलाव नजर आता है? परिप्रेक्ष्य के अनुसार परिवर्तन होता है। समय के साथ परिवर्तन होना बहुत स्वाभाविक है जी। कल का विद्यार्थी और आज का विद्यार्थी उन्हीं परिवेश के कारण थोड़ा परिवर्तित है। समय के मांग के हिसाब से उन्हें परिवर्तित होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं, बहुत आवश्यक विषय है। सर, आप कानून से भी जुड़े हैं। हमारी कई पुलिस अधिकारियों से अभी बात हुई तो उनका कहना है कि आज भी हमारे देश में ऐसे कई कानून चले आ रहे हैं जिनकी आज देश में जरूरत नहीं है, जो कहीं ना कहीं दमनकारी कानून है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? जैसे कि मैं बताना चाहूंगी आपको कि भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत ऐसी कई बातें हैं और भी IPC, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कानून हैं, तो इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, प्रश्न आप रखना चाहूंगी कि सर, आप कानून से जुड़े हैं। हमारी कई पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि आज भी हमारे देश में कई ऐसे कानून चले आ रहे हैं जिनकी आज देश में अब जरूरत नहीं है, ऐसा कहा जाता है, और जो कहीं ना कहीं दमनकारी कानून है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगी कि भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत कई ऐसी बहुत सी बातें हैं और IPC कानून के तहत ऐसी कई बातें हैं, तो इस प्रश्न पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने शायद विधि के विषय में अभी बात नहीं की थी। विधि है क्या, इसको समझना बड़ा आवश्यक है। जी। और विधि और समाज के बीच का रिश्ता क्या है। जी। विधि एक इंस्ट्रूमेंट है जो समाज ही निर्मित करती है अपने लेजिस्लेचर्स के माध्यम से, और उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है अपनी समस्याओं और अपने इस तरह के इश्यूज को हल करने के लिए जो सामाजिक बैलेंस को बरकरार रख सके। जी। स्वाभाविक है, अगर 200 साल पहले का बना हुआ समाज, 200 साल पहले का बना हुआ कानून अगर आज है तो उसमें दुर्होता आना बहुत ही स्वाभाविक है। अगर अंग्रेजों के समय का बना हुआ कानून है तो वहाँ पे केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनकी ड्यूटी थी, और जब हम आज़ाद हुए, हम रिपब्लिक बने, तो हम एक वेलफेयर स्टेट के रूप में बने। तो वेलफेयर स्टेट और पुलिस स्टेट का जो डिफरेंस था वो होना बहुत ही स्वाभाविक है, और इसीलिए जो पुरातन कानून है वो उसमें ये दुर्होता दिखाई देती है। और ऐसा लगता है कि उनमें मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में, मानव अधिकारों और मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में जो भी बदलाव होने चाहिए वो बदलाव नहीं दिखता। भारत में अन्य देशों की तरह से ही निरंतर प्रयास होता रहता है। लॉ कमीशन इसके लिए बने होते हैं। केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो आने वाले और जो उपस्थित कानून है उनमें कहाँ कहाँ क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, वो निरंतर अध्ययन करते रहे हैं और शासन को इस बारे में सूचित करते रहते हैं कि ये कानून बिना किसी काम का हो गया या बेकार हो गया, इसको इसमें ये अमेंडमेंट कर लें या इसको खत्म कर लें, और उसके आधार पर पार्लियामेंट और विधानसभाएं कार्य करती रहती हैं। लेकिन दोनों का पेस बराबर नहीं है, इसीलिए आपको इस तरह का मिलता है कि बहुत सारे कानून जो असंगत हो चुके हैं आज की तारीख में वो भी हैं, और नए कानूनों की हमें आवश्यकता है। सर, आपने कोरोना काल में अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ शिक्षकों को भी कोरोना महामारी से बचने के लिए सावधानी बरतने के साथ साथ फेक न्यूज से भी बचने की सलाह दी।
फेक न्यूज कितनी खतरनाक लगती है आपको, जरा इस पर बताएं। कोरोना काल के प्रारंभ से ही जी मध्य प्रदेश स्थित जो राजभवन, उसने बड़ी सक्रियता से अपने सारे विश्वविद्यालयों को कोरोना के विरुद्ध अपना संघर्ष बनाने के लिए प्रेरित कर रखा था। ऑलमोस्ट हमारे तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन जी निरंतर हमारे साथ बैठक करते जा रहे थे और अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति भी उसमें इन्वॉल्व थे और वो हमारे लिए एक मॉडल थे कि किस तरह से कोरोना के साथ हमें जीना है। तो कोरोना के बारे में हमें जानना होगा, कोरोना को कैसे हमें संभालना है और साथ साथ हमारी एक्टिविटीज खास करके समय के साथ, अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमें अध्ययन करना है, अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारा उत्तरदायित्व समाज के प्रति है, अगर हम शिक्षक हैं तो हमारा उत्तरदायित्व विद्यार्थियों के प्रति है। तो ये कैसे हम पूरे इसको पूरा करें और इसमें इंटरनेट की क्या भूमिका हो सकती है, ऑनलाइन प्रयासों की क्या भूमिका हो सकती है, वो निरंतर इस विषय में कार्य कर रहे हैं। इससे हम लोग बहुत प्रभावित थे और हमने छिंदवाड़ा जैसी जगह पे अपने शिक्षकों के साथ मिल करके इस पूरी क्रांति को अपने साथ लेकर के जोड़ा और दूरस्थ अंचलों के भी बच्चों और शिक्षकों ने पहले तो कोरोना के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए और ये बताने जो भ्रांतियां थी कोरोना से जुड़ी हुई उसको दूर किया और जो सावधानियां, क्योंकि हमारे पास ना इसके टीके हैं ना इलाज की दवाइयां हैं, तो हमारे पास एक विकल्प है सावधानियां। हमें इसको कैसे बचा के रखना है। तो केंद्रीय शासन के माध्यम से जो जो सूचनाएं हमारे पास आती थी वो समाज में विभिन्न वर्गों में पहुंचाना कि आप मास्क लगाएंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, हाथों को बराबर साफ करेंगे, छोटे बच्चों में, औरतों में, बूढ़ों में जो अपने प्रति ज्यादा जागृत नहीं है उनको भी जोड़ करके हमने कोशिश किया कि इस बीमारी, इस पैंडेमिक को हम उचित जवाब दे सकें और साथ ही साथ समय का उपयोग कर सकें। जो जिसका कार्य है वो ऐसा ना हो जाए कि वो एकदम से बंद हो। जी और इसमें हम काफी सफल। श्रीवास्तव जी, हमारे देश में बलात्कार जैसी घटनाएं हर रोज होती चली आ रही हैं। आप भी देख रहे हैं कि देश में हर रोज 10 से 12 बलात्कार जैसी घटनाएं हमें सुनने में आ ही जाती हैं। इन घटनाओं के पीछे कुछ लोग जो हैं वो संस्कारों की कमी बताते हैं, तो कुछ लचर कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं। आपको क्या लगता है, इस पर कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार हम सारे लोग हैं, एक साथ समाज इसके लिए उत्तरदायी है। जो समय के साथ नहीं बदलेगा वो इन सारे राक्षसी प्रवृत्तियों के साथ चलेगा। कानून, जैसा हमने कहा, कि एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कौन करेगा? एक जागृत नागरिक, एक जागृत पुलिस वाला, एक जागृत प्रशासनिक व्यवस्था। अगर इनके जागरण में कहीं भी विषमता आ गई, कहीं भी इसमें इनका कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में चला गया, कहीं भी आप अपने ड्यूटीज के प्रति सजग नहीं रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपको इस तरह के परिणाम जो दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसकी संख्या मेरा अपना अनुमान है कम से कम इससे 10 गुना। जी बिल्कुल। क्या स्थिति है कि हम समाज में इतने ज्यादा बटे क्यों? कभी लिंग के आधार पर बटे हुए हैं, कभी जाति के आधार पर बटे हुए हैं, कभी ऊंच नीच के आधार पर बटे हुए हैं, कभी अमीर गरीब के नाम पर बटे हुए हैं। और ये जो आधुनिक विकास की जो परिभाषा हमने ली, उसमें संस्कार को जगह कहाँ दिया है हमने? जी बिल्कुल। विकास का मतलब अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन है। भारतीय मानस के लिए ये विकास की अवधारणा नहीं है। भारतीय मानस के लिए विकास की अवधारणा समग्र विकास है। अगर समग्र विकास अगर होता, जिसको लेके हम चल रहे होते, तो हमारा संस्कार भी सामने होता। हम स्त्री और पुरुष में भेद न करते, हम बच्ची और बच्चे में भेद न करते,
हम प्रसूति गृह से निकलने वाली दाई से ये न पूछते कि हमारी पत्नी को बेटा हुआ है या बेटी हुई। जी बिल्कुल। जिस दिन आपने ये प्रश्न कर दिया, उस दिन आपके मन का लिंग भेद सामने आ गया। और जो कुरीतियां आई हैं समाज में, आप सोचिए ना कि राजस्थान को लीजिए, एक समय ऐसा था जिसमें एक खास उम्र तक के बच्चों को मार दिया जाता था अगर वो स्त्री होती। ग्वालियर के पास बेड़मियों का इतिहास है आपके सामने, और देखिए उनको बचपन से ही देह व्यापार में जाने की प्रवृत्ति, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि उन्हें तो जाना ही जाना है, ये तो उनका काम है, रोजी रोटी है। अगर देह व्यापार जैसी चीजें रोटी के प्रश्न से जुड़ जाएंगी, अगर इसको इस आधार पे लिया जाएगा कि लड़की है, किसी उम्र की है, कुछ भी है, उसकी मनसा है या नहीं है, एक तरफ तो हम लोग लिव इन रिलेशंस की बात करते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट वहां की कल्पना करता है, और दूसरी तरफ 3 महीने के बच्चे के साथ बलात्कार की बात करते हैं। क्या पराकाष्ठा है, दोनों की विडंबना देखिए। जी बिल्कुल। दोनों की विडंबना देखिए और फिर सोचिए कि हमारा समाज कुछ अजीबो गरीब रास्ते पे चल तो नहीं निकला है। एक है जो कहता है कि हम तो साहब यत नारी पूज्यन्ते तत् रमन्ते देवता। अगर ये देश है हमारा तो फिर कहाँ से बलात्कार की कल्पना हो। लेकिन हमने वो तो माना ही नहीं ना, हम तो अपने को, अपनी पशुता को हमने बल दिया। जहां अकेले नहीं जा पाते हैं वहां हम ग्रुप में जाते हैं, समूह बलात्कार। और राजनीति में बैठे हुए लोग बलात्कार एक्स हो बलात्कार वाई हो, उसमें डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं। कितना दुखद है। एक पुलिस थाना, एक जातिगत के लोग दूसरे जातिगत के साथ हुए बलात्कार के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। अरे वो तुम्हारी बच्ची नहीं हो सकती क्या? क्यों नहीं? अगर तुम्हारी सोच में ये बात होती, बलात्कार करने से पहले 20 बार लोग सोचते कि साहब अगर बलात्कार होगा तो हमारा सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, और सामाजिक बहिष्कार अकेला हो जाए, फांसी की सजा से ज्यादा प्रभावशाली वो हो जाए। बिल्कुल। तो इसके लिए हम पहले दिन से, जब हमारी बच्ची स्कूल जाने या और भी छोटी हो और हमारा बेटा हो, तभी हमें उन्हें लाइन देने की जरूरत है कि बेटा तुम दोनों में कोई अंतर नहीं। बाहर की भी बेटी अगर है तो उसमें और तुम में कोई अंतर नहीं, तुम में कोई सुरखार नहीं लग गया कि तुम बेहतर हो गए और वो बुरी हो गई। और आज के युग में जब लड़कियां, हमारी बेटियां हवाई जहाज चला रही हैं, फाइटर चला रही हैं, तो ऐसे लोगों को तो दंडित सीधा न करने की जगह पे इनका तो इतना ज्यादा दुष्प्रचार कर देना चाहिए समाज में कि आइंदा उस समाज में आने वाले बाकी लोग हिम्मत न कर सकें कि ये है वो बलात्कारी जो चौराहे पर रोजाना खड़े किए जाते हैं। जी बिल्कुल। कुछ नहीं करना है, हम चौराहे पर, हर चौराहे पर वो 4 लोग खड़े रहेंगे और वहां लिखा रहेगा कि हम बलात्कारी। देखिए क्या होता है उसका असर। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे समाज की रचना करनी होगी जहां पर हम पहले दिन से बालिका और बालक के बीच का अंतर समझ। आप डॉक्टर हो, आप दूसरी बच्ची होने पर आकर के हमसे कहते हो कि डॉक्टर साहब परेशान होने की आवश्यकता नहीं, अभी तो आप लोगों की उम्र है, एक आध बच्चे और होंगी, लड़का होगा, चिंता। उफ, स्वयं तुम अपनी अपनी शत्रु तुम स्वयं बन रही हो। हाँ, तो सोचिए ना। और शत्रु हम किसकी कल्पना कर रहे हैं? हम 6 इंच के पैंट को पहन करके और गांव में निकल रहे हैं। दोनों की समानता हमारे दिमाग में नहीं कि क्या वहां पे लोगों के देखने का तरीका है, क्या हमारा तरीका है। हम मान लेते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ बराबर हो जाएगा। संभव है क्या? नहीं संभव। तो इसलिए आवश्यक है कि हम बुजुर्गों की टीम, हमारी सामाजिक संस्थाएं इस चीज को बहुत बहुत ही मजबूती से देखें और इस अंतर को समाप्त करें। सर, आज के समय में आपने देखा होगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है
अधिकतर टेक्नोलॉजी के इस युग में इतनी ज़्यादा कहीं आगे बढ़ गई है कि कहीं न कहीं ये सामाजिक विघटन का एक हिस्सा भी बनती चली जा रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लोग मोबाइल में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार तक को समय नहीं दे पाते। यहाँ तक कि जब वो सड़क पे भी चलते हैं, तो उनका सारा ध्यान जो है वो मोबाइल में होता है। तो इसके और भी कई उदाहरण हैं तो इस प्रकार जो सामाजिक विघटन का जो हिस्सा बनता चला जा रहा है युवक, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? बहुत ही दीपा जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। और जैसे हम कह रहे थे ना कि हम बांटने की प्रक्रिया में निरंतर लगे हुए हैं एक दूसरे को, जी। और बांटते बांटते हम वहां तक पहुंच गए थे कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को जानता ही नहीं है। अगर पूछिए वहां पे जी। कि आपके ही फ्लैट में डॉक्टर श्रीवास्तव रहते हैं, बताएंगे कहाँ पे हैं, तो मैं समझता हूँ 99% लोग सॉरी कह करके आगे बढ़ जाएंगे। और इसमें कहीं टेक्नोलॉजी की बात नहीं। टेक्नोलॉजी के बगैर हमारी जो सामाजिक प्रतिबद्धता, पारिवारिक प्रतिबद्धता, वो बहुत डिमांडिंग है, बहुत डिमांड करती है। वो हमें, अगर आप सोचिए ना, संयुक्त परिवार को सोचिए। जी। संयुक्त परिवार में जब हम हुआ करते थे, तो जो बड़े होते थे, कर्ता होते थे, वो किस तरह के नियंत्रण हमारे पे करते थे, और सब लोग एक जैसे रहा करते थे। तो उस जॉइंट फैमिली सिस्टम को हमने टूटते हुए देखा। टूटा क्यों? हमारी ग्रीड के कारण टूटा। समाज भी टूटा क्यों? हमारी ग्रीड के कारण। हमारे पास समय कहाँ है? पड़ोसी के बच्चे को बुखार आ गया तो हम उसको देखने जाएंगे, जब तक हम यहाँ पे अपने इंटरनेट पे 100-200 रुपए और कमा लेंगे। तो ये 100-200 रुपए अतिरिक्त कमा लें, या पड़ोसी के बच्चे को लेकर के अस्पताल जाएं और 2-3 घंटे उसमें हमारे खराब हो जाए। तो टेक्नोलॉजी से ज्यादा मेरा ऐसा सोचना है, टेक्नोलॉजी से ज्यादा हमारी जो प्रवृत्ति है मानसिक, जो हमारी लालच है, हमारा स्वयं के प्रति, केवल पहले तो हुआ करता था ना भाई कि वो धन्य माना जाता था जो दूसरों के लिए जीता। आज न जाने हम किसके लिए जी रहे हैं। तभी तो लोग वृद्धाश्रमों में दिखाई दे रहे हैं, तभी तो लोग एक ही शहर में रहते हुए 4-4 मकानों में रहते दिखाई दे रहे हैं, तभी तो ग्रेटर कैलाश में पूरा घूम लीजिए, केवल वो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में बस गए हैं, अब उनकी सुरक्षा के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। कहाँ है टेक्नोलॉजी को इसमें हम दोष क्यों दें? जी। ये तो हम टेक्नोलॉजी फिर वैसे ही है, लॉ की तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है, यूज करने वाले हम हैं, हम जैसा चाहे उसको यूज करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं अन्यथा आप। किसी को अपने मोबाइल पे कितनी देर व्यस्त रहना चाहिए, ये तो वो स्वयं डिसाइड कर सकता है कि मेरी माँ के लिए क्या समय देना चाहिए, मेरी पत्नी को क्या समय मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को क्या समय मिलना चाहिए, मेरे पड़ोसी को क्या समय मिलना चाहिए, मेरे समाज को मेरा क्या मिलना चाहिए। हाँ, तो आपने एक कर्तव्य बताया, मुझे बताया कि विद्यार्थी आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं। मैंने सारे काम रोक दिए, और ना आप मुझे जानते हैं, ना बहुत मैं बहुत आपको आभार। जानता हूँ, और हम दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। जी। बहुत बहुत आभार तो इसके कहीं न लिए सर कहीं आपका। हमें अपने कर्तव्य का बोध होना बहुत बहुत ही जरूरी है। आवश्यक। जी, बहुत जरूरी है। सर, अगला प्रश्न है आपसे कि देश में नई शिक्षा नीति आ गई है। जानकारों का कहना यह है कि अब आधुनिकता के साथ साथ परंपरागत ज्ञान की भी जानकारी मिलेगी। आपको क्या लगता है कि परंपरागत शिक्षा व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए? हाँ, महत्वपूर्ण तो है। गुनार मृदाल साहब की पुस्तक एशियन ड्रामा का हवाला देना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने भारत के गांव के लिए शब्द इस्तेमाल किया था कि भारत के गांव सेल्फ सफिशिएंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। शब्दों पे गौर कीजिएगा। जी। सेल्फ सफिशिएंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हमारा एक यूनिट, जिसको कि हम गांव कहते हैं। सेल्फ सफिशिएंट
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये शब्द किसी भारतीय ने नहीं दिया था। गुनार मृदाल, विश्व के इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, स्वीडन के इतने बड़े मंत्री, उन्होंने कहा था कि हमने अपनी गांव में ही सारी व्यवस्था, जो हमारे जाति व्यवस्था है, इनफैक्ट वो कर्म पर आधारित एक व्यवस्था थी, जो दूषित होकर के जाति व्यवस्था के रूप में हमारे सामने आई, अन्यथा वो वर्ण पर आधारित थी, जिसमें हम स्वयं ही एक समय ब्राह्मण होते हैं, एक समय क्षत्रिय होते हैं, एक समय वैश्य होते हैं और एक समय शूद्र होते हैं। कौन ऐसा है जो शूद्र का काम हर सुबह नहीं करता, और कौन ऐसा है जो क्षत्रिय का काम नहीं करता जब उसके परिवार उसके साथ बाहर निकलता है? कौन ऐसा है जो अपने घर के लिए रोटी चावल का प्रबंध नहीं करता है? और कौन ऐसा है जो अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल अपने परिवार, अपने लिए और समाज के लिए नहीं करता है? लेकिन बात सिर्फ इतनी ही है कि इसी चीज को धीरे धीरे दूषित करते करते आप कहाँ पहुंचा देते? जी बिल्कुल। और इसी कारण से सारी दिक्कतें आती हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपने अपने विश्वविद्यालय में ऐसे बहुत सारे प्लान किए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने विश्वविद्यालय में। तो आप अपने किसी ऐसे खास प्लान के बारे में हमें बताएं कि जिस पर आपने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को बहुत बेहतर बनाने के लिए काम शुरू किया है और जिससे बाकी के जो विश्वविद्यालय या कॉलेज हैं उन्हें प्रेरणा मिल सकती है। ऐसे कुछ खास प्लान हमें बताएं। करने को तो अभी क्यू है कामों की, और उसमें लगना है, करना है, प्रक्रियाएं चल रही हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर में ही हमने ज्वाइन किया था, और जो सामने चुनौती थी वो परीक्षा की और प्रवेश की थी, क्योंकि हमें 140 कॉलेज मिले हुए थे जी। और उनमें दूरस्थ होने की वजह से, जबलपुर से और बरकतुल्ला यानी भोपाल से भी दूर होने की वजह से कॉलेजेस की जो दशा रही होगी उसका वर्णन करना वो अलग से बताने की कोई मुझे आवश्यकता नहीं है कि किस दशा में वहाँ की परीक्षा रही होगी, किस दशा में वहाँ का प्रवेश रहा होगा, मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस की क्या दशा रही होगी। तो आने के साथ इन दो चीजों पे जो सीधे विद्यार्थी को संबंधित थी उसको हम लोगों ने नियंत्रित किया, प्रवेश और परीक्षा। एक उदाहरण उसमें दूंगा, आंसर स्क्रिप्ट्स यानी कि उत्तर पुस्तिकाएं, उनको हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नवीन आकार दे दिया। OMR शीट का इस्तेमाल हमने हर आंसर बुक, लाखों आंसर बुक्स जो छपी, उनका प्रथम पृष्ठ जो था वो OMR शीट था। OMR शीट के लगा देने से हमारी परीक्षा का संचालन इतना ज्यादा नियंत्रित हो गया कि छत्तीसगढ़ की गवर्नर मैडम उइके यहाँ आई छिंदवाड़ा, उन्होंने विशेष रूप से मुझे बुलाया और पूछा, डॉक्टर श्रीवास्तव आपने 3 दिन में रिजल्ट निकाल दिए, ऐसा कैसे संभव होगा, कापियां जची भी नहीं। फिर उन्होंने हमें समझाना पड़ा कि इसमें टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल हमने किया, कैसे किया, जिसका परिणाम स्वरूप हुआ कि एक तरफ OMR शीट्स स्कैनर्स के सामने से गुजरती थी और दूसरी तरफ वो डाटा इकट्ठा होकर के रिजल्ट के शेप में बदलता चला जाता। एक तरफ कापियां आई, वैल्यू का काम शुरू हुआ, दूसरी तरफ स्कैनर्स के नीचे से गुजरने लगी और तीसरी तरफ उनका रिजल्ट बन करके बाहर निकलने लगा, एकदम किसी इंडस्ट्री की तरह। नतीजा क्या हुआ कि हमारे यहाँ पहला रिजल्ट 3 दिन में घोषित हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयोग और उसके करने की क्षमता हमारी थोड़ी अलग है, क्योंकि मैं यहाँ तीसरी बार एज ए कुलपति आया हूँ। इसके पहले मैं रायपुर और सिक्किम और राजस्थान में ये अवसर हमें मिल चुके हैं कुलपति के रूप में कार्य करने के, और अन्य कुलपतियों से थोड़ी भिन्न मेरी स्थिति इस वजह से भी है कि अब तक धीरे धीरे मैं काफी निर्विकार हो चुका हूँ, तो मेरे ऊपर राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दबाव नहीं कार्य करता।
जिससे विरक्त होना बहुत ही आवश्यक है। जी, बहुत सुंदर सर। चलते चलते मैं चाहूंगी कि आप हमारे एजुकेशन बीट्स के दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट्स को एक कुछ खास मैसेज अपना दें ताकि उनसे उन्हें प्रेरणा मिले। अगर मैं कहूं, अभी 2 अक्टूबर बीता है जी, सत्य और अहिंसा का गायन पूरे देश में, पूरे संसार में हो रहा है। तो सत्य की राह और जो सही राह है उसी पर चलने का प्रयास करें। शॉर्टकट्स के चक्कर में कभी ना पड़े। ये शॉर्टकट्स जो है आपके मानसिकता को बदल देंगे, आपके दिमाग को काम करने से रोक देंगे, और आप सर्वश्रेष्ठ होंगे यदि आपका दिमाग सर्वश्रेष्ठ होगा, न कि वो कागज का टुकड़ा जिसको कि मार्कशीट या डिग्री कहते हैं। जिस दिन आपने इसको समझ लिया कि आपका मानसिक उत्थान, ज्ञान अर्जन, अभी हमने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का जो लोगो और जो सिद्धांत जो अभी हमने यहाँ के लिए लिया है, उसको अगर हम आपको बताएं तो उसमें शब्द यूज किया है ज्ञानम अनंतम, यानी कि ज्ञान जो है अनंत है, असीमित है, अनंत है। तो रुको नहीं, चलते जाओ। क्योंकि तुम रुक गए कि बीए कर लिया, एमए कर लिया ना। ज्ञान अर्जन तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शिक्षा के इकलौते मंच एजुकेशन बीट्स के साथ साथ आज हमारे साथ आप जो जुड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुभकामनाएं। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।